नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान अध्ययन का पाठ नंबर 5 देखते हैं, जिसका नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। यानी जब भारत देश लोकतंत्र बना उससे पहले यहाँ पर कौन सा सरकार का स्वरूप था, कैसी सरकारें थी, कैसी व्यवस्था थी, उसके बारे में आज हम देखते हैं। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 के पाठ नंबर 5 में इसका थोड़ा वर्णन किया गया है, जिसके बारे में हम देखते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि आज़ादी से पूर्व जो शासन था वो राजशाही शासन कहलाता था। आज़ादी से पूर्व राजशाही शासन कहलाता था। राजशाही शासन का स्वरूप राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौड़ और कछवाहा, चौहान आदि राजवंशों ने शासन किया, किंतु ये अलग अलग वंश होते हुए भी इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो एक समान थी, लगभग एक समान थी। सभी व्यवस्था एक समान थी। इन शासन को चलाने के लिए या इन रियासतों के शासन को चलाने के लिए राजा, मंत्री, खजांची और परगने अधिकारी नाम के कुछ अधिकारी हुआ करते थे। इसमें सबसे पहले वर्णन दिया गया है राजा का। जो राज्य के अंदर सबसे प्रमुख होता था उसका नाम था राजा। यानी राजा राज्य के अंदर सबसे प्रमुख शक्ति का केंद्र था राजा। राजा शक्ति का केंद्र अपने कार्य को चलाने हेतु वह अपने नीचे मंत्री रखता था, यानी अपने नीचे और व्यक्ति रखता था जो उसकी सहायता करते थे शासन के अंदर। लेकिन जो शक्ति का प्रमुख केंद्र था वो कौन होते थे? राजा होते थे। इसके बाद में दे रखा है मंत्री। मंत्री राजा अपने कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करता। प्रमुख मंत्री को दीवान कहा जाता है। यानी कोई मंत्री होता ए, अब उसने अपने नीचे 4 मंत्री रख लिए। जो ये प्रमुख मंत्री ए है इसको क्या कहा जाएगा? दीवान कहा जाता। राजा समय समय पर इनकी मंत्रणा लेता और अपने कार्यों को ढंग से चलाता, अपना राज्य ढंग से चलाता, इनकी मंत्रणा के अनुसार ही अपने कार्य करता। इसके बाद में एक पद होता मीर बख्शी। मीर बख्शी का मतलब होता है सेना अधिकारी। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? मीर बख्शी की। इसके बाद में आता खजांची। और खजांची का मतलब होता कि आमदनी का हिसाब रखना, खर्चे का हिसाब रखना और अपने खजाने में वृद्धि करना, यानी वर्तमान का कैशियर बोल सकते हैं अपने। इसके बाद में एक अधिकारी का नाम दे रखा है परगना अधिकारी। ये कोई राज्य होता, इसको परगनों में बांटा जाता, कई टुकड़ों में बांट दिया जाता। और इसके अंदर जो परगना होता या छोटा क्षेत्र होता उसका अधिकारी क्या कहलाता? परगना अधिकारी। जैसे वर्तमान में अगर किसी जिले को तहसील में बांटा जाए तो वहां का अधिकारी तहसीलदार कहलाता है। वैसे ही परगना अधिकारी, परगने का प्रमुख अधिकारी परगना अधिकारी कहलाता और इसको पूरे परगने की जिम्मेदारी होती। और ग्राम जो है, गांव है, वो राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी, गांव। इसके बाद में यहां पर एक शब्द दे रखा है जागीरदारी व्यवस्था। जागीरदारी व्यवस्था। जागीरदारी व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इसका प्रमुख रूप से अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता कि ये कब शुरू हुई थी, कब नहीं हुई, लेकिन थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जाता है कि मेवाड़ के अंदर जागीरदारी जो शुरू हुई थी, राजस्थान के मेवाड़ के अंदर, वो हुई थी आपके अल्लट के समय। एक राणा हुए थे अल्लट, उनके समय ये जागीरदारी व्यवस्था शुरू हुई थी। लगभग 950 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इसमें दे रखा है कि राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध व कुलीय भावना पर आधारित थी। यानी कि इसके अंदर आगे बताया भी गया कि जो राजा होता उसका बड़ा पुत्र होता वो तो राजा बनता। उसके बाद में बाकी जो छोटे पुत्र होते उन्हें कुछ गांव
कुछ जगह दे दिए जाते और उन्हीं जगह को बाद में जागीरदारी बोला गया। जैसे अपने ठाकुर बोलते हैं, ठिकाना दे दिया गया किसी ठाकुर को, वैसे ही बाकी अपने पुत्रों को या भाई बंधुओं को जगह देकर, जागीर देकर उन्हें सम्मानित या खुश रखा जाता और बड़ा पुत्र राजा बनता। तो वो जो जागीरदार और राजा थे उनके मध्य रक्त संबंध था, वो भाई बंधु ही होते थे उसी के, तो वो रक्त संबंध था इसके अंदर। इसके बाद में दे रखा है जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ, जो मैंने आपको भी बताया था कि इसके बारे में कंफर्म तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसमें राजपूतों के काल से जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद में दे रखा है जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप, जो अभी मैंने आपको बताया। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप, जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध पर आधारित होती थी। इसके अंदर राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता। राजा और जागीरदार के मध्य स्वामी व सेवक का संबंध न होकर भाईचारे व सौहार्द का संबंध होता था। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन, जब मुगलों का अधिकार हो गया, भारत के ऊपर मुगलों का अधिकार हो गया, तब इस जागीरदारी व्यवस्था में परिवर्तन आ गया था और इसके अंदर जो जागीरदार थे उनकी भूमिका को कम कर दिया गया था। अब जो राजा होता था वो जागीरदार का मित्र नहीं रहा, वो उसका स्वामी हो गया था। जागीरदार का मित्र न रहकर क्या हो गया था, स्वामी हो गया था। उससे समय समय पर सेवाएं व टैक्स भी लेने लगा था, यानी उससे कर लेने लगा था। और इनके मध्य के जो संबंध थे, जो प्राचीन संबंध चले आ रहे थे, सौहार्द के संबंध, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे और कई बार जागीरदार राजा का विरोध भी करने लग जाता इन कारणों से। इसके बाद में इसके अंदर दे रखा है कि अंग्रेजों के आने के बाद क्या हो गया, अंग्रेजों के आने के बाद का शासन दे रखा है। जब अंग्रेज आ गए यहाँ पर तो उन्होंने भारत को प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में बांट दिया। पहला ब्रिटिश भारत, जिसके ऊपर सीधा सीधा अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था, और दूसरा था रियासती भारत, जो राजाओं के अधीन था। अपने राजस्थान के अंदर रियासतें थी तो ये राजाओं के अधीन था। इसके अंदर दिया गया है कि ब्रिटिश काल के अंदर या ब्रिटिश कालीन भारत में केंद्र शासित प्रदेश एवं 11 प्रांत बने हुए थे और इनके अंदर प्रत्येक प्रांत का अलग क्या होता था, गवर्नर होता था, जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। यानी कि एक तो भारत का तो होता जी गवर्नर जनरल और उसके नीचे होते थे गवर्नर। प्रत्येक प्रांत के क्या होते थे, गवर्नर। जितने भी इसमें 11 प्रांत दिए गए हैं तो 11 गवर्नर हो गए और एक हो गया गवर्नर जनरल, जो सबके ऊपर हुआ करता था। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया। अब सीधा इंग्लैंड देश का शासन हो गया था भारत के ऊपर, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, वो भारत के प्रथम वाइसराय नियुक्त किए गए। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालित किया जाने लगा। इसके अंदर एक अधिनियम दिया गया है, अधिनियम 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया। उसके द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश व राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया, यानी इसे यूटी बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल के द्वारा। यानी यहाँ पर छोटी सी सरकार चुनी जाने लगी। देश की आजादी के बाद एकीकरण हुआ और हम जानते हैं कि एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था और उसके बाद में यहाँ पर वापस लोकतंत्र स्थापित हो गया था। और राजस्थान की प्रथम जो विधानसभा, उसके चुनाव हुए थे 1952 में,
देश में भी प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे, तभी राजस्थान में भी हुए। और राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचन का मतलब होता है चुने गए, जो आम जनता द्वारा चुने गए थे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। और अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, तो वो थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अब इसके अंदर ये तो आपका पाठ पूरा हो गया। इसमें दे रखा है जागीर पट्टा, यानी जागीर पट्टा क्या कहलाता था? वह पत्तर जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता। मनसबदारी मुगलों में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। और निर्वाचन का मैंने आपको बता दिया क्या मतलब होता है, चुनाव। अब इसके अंदर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी कार्य कौन करता था? ये करता था बख्शी, मीर बख्शी बोला जाता था इसे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो ये भी मैंने बताया टीकाराम पालीवाल।